अगर इस पूरी बुक को एक वर्ड में डिफाइन करूं तो वो है अबे उल्लू के पट्टे, इतना पिएगा तो कितना जिएगा हैं? एक मछली पानी में गई, छपैक। कप्तान, एक बात कहूँ, आप ये क्यों करते हो इतना? आपको अस्थमा है क्या? क्या आप भी बुरी आदतों के समुंदर में खोया हुआ महसूस करते हो, या कल पर टालने की लहरों से लड़ रहे हो, या सेल्फ डाउट और नेगेटिव थॉट्स की चट्टानों में घिरे हुए हो? तो डरिए मत, मैं कप्तान रॉबिन इस खतरनाक समुंदर को पार कराने के लिए एक नक्शा लाया हूँ। एटॉमिक हैबिट खजाने का नक्शा। तो लंगर उठाओ और थोड़ी देर के लिए समुद्री लुटेरा बन जाओ। नमस्ते, चलते हैं अपने रास्ते। हे, वापिस आओ, जल्दी वहाँ से हटो, वापिस आओ, वहाँ खतरा है, जल्दी वहाँ से हटो। ऐसा क्या था वहाँ जो पिताजी हमेशा वहाँ जाने से मना करते थे? इस विचार के साथ उठकर कैप्टन मछली पकड़ने लगता है। एक मछली पानी में गई, छपैक। दो मछली पानी में गई, छपैक छपैक। लेकिन तभी उसकी नज़र पानी में एक चमचमाती चीज़ पर जाती है। वो जैसे ही उसे उठाने लगता है, ये आवाज़ आती है और उसके चप्पू पानी में गिर जाते हैं। अब कप्तान उदास होकर सोचता है, मेरे चप्पू खो गए, अब मैं घर कैसे वापस जाऊंगा? और तभी तेज हवाओं के साथ कप्तान समुद्र की लहरों में बहता हुआ पहुंच जाता है उस जगह पर जहां वो आज से 12 साल पहले आया था। और तभी एक बोतल तैरती हुई उसकी किश्ती से जा टकराती है। रॉबिन उस बोतल को खोल के देखता है, उसके अंदर 2 कागज थे। एक के ऊपर किसी खजाने का नक्शा था और एक के ऊपर कामयाबी की चाबी बनी थी। फिर रॉबिन अपने बंदरगाह की सबसे समझदार औरत नैना के पास जाता है। वो नैना को अधूरी बात बताता है कि उसे एक नक्शा मिला है और वो नक्शे के बारे में उससे जानना चाहता था। नैना अपनी जादुई बॉल के ऊपर हाथ रखती है और जैक को बताती है, रॉबिन, समुद्र ने तुम्हें चुना है, ये नक्शा असली है रॉबिन, और अगर तुम अपने खजाने का 10% मुझे दोगे तो मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगी जो तुम्हें खजाने की ओर जल्दी लेकर जाएगी, क्योंकि नक्शा अकेला खजाने तक नहीं लेकर जा सकता, तुम्हें नक्शा समझ में आना चाहिए। तो रॉबिन मान जाता है कि वो 10% हिस्सा नैना को देगा। तो नैना उसको एक जादुई कंपास देती है जो उसकी खजाने तक पहुंचने में मदद करेगी। ये लो, और अपने वादे से मुकर मत जाना, और हाँ, ये रास्ता आसान नहीं होगा, जल्दी जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इंतजार? कौन? वो जिसके पास से आज तक लौटकर कोई नहीं आया है। वो बहुत खतरनाक है, बड़ी बड़ी कप्तानों की हिम्मत भी उसके आगे टूट जाती है, और अगर तुमने उसको पार कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी पूरी बदल जाएगी। क्या तुम्हें इसके अलावा कुछ और भी मिला था? नहीं रे, बस यही मिला था एक बोतल में। अकेले जाना ठीक नहीं है, अपने साथ किसी को ले जाना। जैसा तू बोले मेरी जान। जाओ, समुद्र ने तुम्हें चुना है। ओए, चूना चूना बोल के तू चूना ना लगा दियो। कप्तान अपने दोस्त पप्पू के पास जाता है और उसे बताता है कि उसे खजाने की खोज के लिए कुछ बंदों की ज़रूरत है। तो जैक कई लोगों से मिलने के बाद अपना क्रू तैयार करता है और उन्हें बताता है कि आज से 2 दिन बाद वो इसी जगह इसी समय निकलेंगे खजाने की ओर। तो जो भी ज़रूरी सामान है उसे अपने साथ ले ले। तो 2 दिन बाद एक आदमी ढेर सारी शराब लेकर आ रहा था। अबे उल्लू के पट्टे, इतना पिएगा तो कितना जिएगा? फल सब्जी खाया कर, ऐसे तो तुझसे तोप का गोला भी नहीं उठेगा। जी कप्तान, पर क्या करूं, इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। अबे अकल से अंधे, दिखेगा तो तब जब तेरे पास होगा। सारे पैसे की तो शराब ले ली होगी तूने। साथियों, चलते हैं चौकूगा टापू की ओर। है भैया, मैं इतनी देर से पकड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? अभी तक मैंने बस एक ही मछली पकड़ी है। ओए, मैंने सुना है यहाँ पे एक बहुत बड़ा समुद्री जीव रहता है जो एक पल में किसी भी जहाज को 2 टुकड़ों में तोड़ सकता है। उसका नाम है क्रैकन। वैसे ही मैं तुम्हें तोप के मुंह में देके तुम्हारी हड्डियां एक पल में तुड़वा दूंगा। अबे टकले, बच्चे को डरा रहा है। जब मैं शुरू में पिताजी के साथ मछली पकड़ने जाया करता था, वो मुझसे कहते थे, तुम ये मत सोचना कि आज मैं 2 मछली पकड़ूंगा या 5, मैं ऐसे मछली पकड़ूंगा या वैसे। तुम्हें मछली पकड़ने से पहले खुद को मछुआरा मानना होगा। तुम खुद को अंदर से मछुआरा मानो और बस 2 मिनट के लिए मछली पकड़ने की कोशिश करो और धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ ताकि तुम एक मछुआरा बन जाओ। और सब्र से काम लेना, क्योंकि सब्र का फल अच्छी नहीं मच्छी होता है बेटे। कप्तान, एक बात कहूँ, आप ये क्यों करते हो इतना?
आपको अस्थमा है क्या? अबे साले बकरे, मेरे का मजाक उड़ाता है, खुद भी तो बकरी की तरह करता है। बकरी कहीं के, तुझे काट के मछली को खिला दूंगा, चल काम कर। लंगर डालो, जो मिले वो हथियार लेना और पीछे कुछ मत छोड़ना। बच्चों और औरतों पे हाथ मत उठाना। जाओ मेरे लुटेरो, जाओ। 2000 years later. अंजलि, ओह सॉरी कप्तान, ये टापू तो वीरान है, एक सोने की दूरबीन के अलावा कुछ नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, इतनी दूर आए हैं तो दूरबीन ही सही। चलो फटाफट लगा के बम्बू खड़ा कर दो तंबू, आज रात यहीं सोएंगे। देखूं तो जरा इस दूरबीन में कितना दूर का पास में आके दिखता है। लेकिन कप्तान को क्या पता था कि वो एक साधारण नहीं, वो एक जादुई दूरबीन थी। अरे यार, ये जल परी है या अप्सरा? और वैसे भी मुझे इसके खून की जरूरत तो है ही। पप्पू जल्दी चलाओ चप्पू, उधर एक जल परी है। लेकिन कप्तान को ये नहीं मालूम था कि वो जल परी के पास नहीं जा रहे, जल परी उन्हें खुद बुला रही है। और जैसे ही कप्तान जल परी को देखता है, वो प्यार में पागल हो जाता है और वो जल परी को देखकर मदहोश हो गया था, उसकी ओर खींचा चला गया था। कप्तान, अगर आप हमारी मदद करोगे तो हम आपको एक सोने के सिक्के की पेटी देंगे। असल में बात ये है कि हमारे बच्चों को वो क्रैकन खा जाता है और वो हमारे इलाके में आके वो दूसरी मछलियों को भी परेशान करता है। तो दुगना खजाना देख के सभी क्रू की स्पीड बढ़ जाती है। तो कप्तान पहुंच जाता है दूसरे टापू पे और वो क्रैकन को मारने के लिए प्लान बनाने लग जाता है, क्योंकि क्रैकन के कारण ही कप्तान के पिता की मौत हुई थी। कप्तान, मछली पकड़ने में मैं अच्छा हो गया था, लेकिन अब फिर से वहीं आ गया हूँ। मेरी हिनहिनाती बकरी, तूने अभी तक कितनी मछली पकड़ी? नन्हे लुटेरे, मछली पकड़ना है तो समुद्र में जाओ, किनारे पे मछली नहीं मिलेगी। और अगर किनारे पे मछली पकड़नी है तो मछलियों के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाओ, यहाँ पर दाना डालो, चारा डालो और फिर मछली पकड़ो। जोश से तुम कुछ दिन के लिए ही मछली पकड़ सकते हो, लेकिन दिमाग से काम लोगे तो हमेशा मछली पकड़ोगे। कप्तान, अब नक्शे के मुताबिक कहाँ जाना है? पहले मैं करूँगा नाश्ता, फिर बताऊंगा तुम्हें रास्ता। चलो कलयुग के लुटेरो, तीसरे टापू की ओर। कप्तान अपनी टोली को लेकर तीसरे आइलैंड की ओर चला जाता है, लेकिन उसे क्या पता था रास्ते में उसका कोई इंतजार कर रहा है। जहाज को पूरब की ओर लो, मुझे क्रैकन दिख गया। तलवार बंदूकें तोपें तैयार रखो और मेरे इशारे का इंतजार करना। जब बोलूं तभी सारे एक साथ हमला करेंगे। आज इस क्रैकन की खैर नहीं और इसका किस्सा हमेशा के लिए आज खत्म कर देंगे। तो साथियों तैयार रहना। क्या क्रैकन मर गया? नहीं, वो बस जख्मी हुआ है। जल्दी यहाँ से चलो, जहाज को टापू की ओर ले चलो, जल्दी चलो। और क्रैकन को पूरी तरह जख्मी करने के बाद कप्तान कामयाबी वाले नक्शे पे कुछ निशान लगाता है और तीसरे आइलैंड की ओर रुख कर लेते हैं। दोस्तों, इस टापू का चप्पा चप्पा छान मारो और जो भी मिले मेरे पास लेके आना। जल परी, हम अकेले उस क्रैकन को नहीं हरा सकते, हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। हम चाहते हैं कि तुम आए। कप्तान, एक तिजोरी मिली है और इसके ऊपर कुछ लिखा है। इसके ऊपर लिखा है आप चिकी पुकु चिकी पाक चिकी पुक चिकी पो। इसका मतलब होता है मुझे जो खोलेगा वो मर जाएगा और जो मुझे खोलेगा वो किसी को भी मार देगा। कप्तान, इसका क्या मतलब हुआ? हम मर जाएगा? कौन मर जाएगा? फिर ये जिम्मेदारी का काम मैं ही करता हूँ। और जैसे ही कप्तान उस तिजोरी को खोलता है, उसके हाथ पर एक काला धब्बा बढ़ जाता है और कप्तान को उस तिजोरी में से मिलती है एक तलवार, जिसका सहा न जाए बार, जो हो जाए किसी के भी आर पार। जल परी, तुम तैयारी करो, बस हम कल सुबह ही उसके ऊपर हमला बोल देंगे और उस क्रैकन को हमेशा की नींद सुला देंगे। आ जाओ सड़े हुए बदबूदार कीड़े। और कैप्टन रॉबिन अपने पिता का बदला लेने के लिए उस मॉन्स्टर के मुंह में कूद जाते हैं।
और सारा क्रू उसको दूर से देख रहा होता है और सभी रॉबिन की कुर्बानी को सलाम करते हैं। हर तरफ एक उदासी की लहर छा जाती है, हवाएं थम जाती हैं, कोई आवाज़ नहीं होती। लेकिन तभी रॉबिन 3-4 वार करके उसके पेट से अधमरी हालत में बाहर आ जाता है। क्रैकन के पेट के एसिड ने रॉबिन को पूरी तरह जला दिया था, लेकिन जलपरी को भी रॉबिन से प्यार था तो वो अपने आंसू से उसे ठीक कर देती है और सारा क्रू खजाने की ओर बढ़ जाता है। चलो साथियों, लंगर उठाओ और चलते हैं खजाने की ओर। सारे खुशी से झूम रहे होते हैं और खजाना उठा के वापस चलने की तैयारी करते हैं और कैप्टन नैना को भी उसका हिस्सा देकर वहाँ से चला जाता है। एंड में हर कोई सेटिस्फाइड था, हर कोई खुश था, हर कोई मजे कर रहा था। तो कैप्टन बोलता है, लुटेरो, अगली बार भी मेरे साथ चलोगे? और सभी क्रू उसे हाँ कर देता है। देखा दोस्त, इतना आसान था एक सेल्फ हेल्प बुक को समझना। जी हाँ, तो इस वीडियो में आपने एटॉमिक हैबिट, एटॉमिक यानी एटम जितनी छोटी, और हैबिट यानी वो एक्शन जो इतनी बार रिपीट हो चुका है जो अब ऑटोमेटिक होता है। पर उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी और है, वो भी समझ लीजिए। 1908 से लेकर 2003 तक सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीतने वाली साइकिलिंग टीम स्काई कैसे हर जगह बस 1% इम्प्रूव करके खुद को जीरो से हीरो बनाती है। जब ब्रिटिश साइकिलिंग ऑर्गेनाइजेशन ने डेव ब्रेन्सफोर्ड को टीम का डायरेक्टर बनाया तो उन्होंने बस एक लॉ को ध्यान में रखा, और वो था कि हर एक काम को बस 1% इम्प्रूव करते जाओ, और उन्होंने वैसा ही किया। टायर पे ग्रिप के लिए अल्कोहल लगाया, मसल रिकवरी के लिए अलग अलग मसाज जेल ट्राई किए, सीट का डिजाइन चेंज किया, यूनिफॉर्म का कलर और फैब्रिक चेंज किया, और उसके साथ साथ उन्होंने पिल्लो और मैट्रेसेस भी चेंज किए ताकि राइडर अच्छी नींद ले पाए और वो बीमार ना पड़े। इसीलिए उन्हें स्पेशल टेक्निक के साथ हैंड वॉश करना सिखाया, स्पेशल डॉक्टर्स को बुला के। उन्होंने हर काम को बस 1% इम्प्रूव किया, और जिसका रिजल्ट उन्हें 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में देखने को मिला, क्योंकि 66% गोल्ड मेडल टीम स्काई के पास थी। और लंदन ओलंपिक में 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड, 9 ओलंपिक रिकॉर्ड, 178 चैंपियनशिप्स, और 2007 से 17 तक टोटल 66 गोल्ड मेडल जीते। और टूर दे फ्रांस, जो साइकिलिंग की सबसे बड़ी रेस होती है जिसमें उनका कुछ खास प्रदर्शन नहीं था, और उसे भी उन्होंने उसके बाद 7 बार जीता। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि कुछ बड़ा बदलाव करने के लिए आपको कुछ बड़ा ही करना होगा। बस आप खुद को 1% इम्प्रूव कीजिए 365 दिन के लिए, तो आप 1 से 37 टाइम्स बन जाओगे। और वहीं अगर आप खुद को 1%, बस 1% खुद को डिक्रीज करोगे तो आप 365 दिन बाद 0.03 रह जाओगे। तो डिसीजन आपको करना है, मुझे नहीं। तो दोस्तों, ये है कंपाउंडिंग का जलवा। अब आइए हम देखते हैं कि हमने वीडियो में कैसे पूरी बुक को समझ लिया। हैबिट 4 चीज़ों से बनी होती है, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड, जो स्टोरी में 4 आइलैंड की तरह दिखाए गए हैं। क्यू वो चीज़ है जो आदत की याद दिलाती है। ये कोई आवाज़, कोई जगह, कोई चीज़ या कोई व्यक्ति भी हो सकता है। जैसे नोटिफिकेशन आना, किसी को देखकर एक्सरसाइज करना, या किसी को देखकर सिगरेट पीने की याद आना। जब हमें अपनी आदत की याद आती है, ये सब क्यू होते हैं। न्यू हैबिट बनाने के लिए क्यू ऐसा हो जो आसानी से याद दिला दे उस एक्शन की जिसे आप हैबिट में बदलना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए स्टोरी में पहले आइलैंड पे बाइनोकुलर दिया था। वो देखने से रिलेटेड था कि आपको अपनी आदत दिख जाए। अगर आप बुक रीडिंग की आदत डालना चाहते हैं तो आप जहाँ पर अपना सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं वहाँ पर बुक्स रखो। और बिल्कुल वैसे ही अगर आप किसी आदत को छोड़ना चाहते हो, उसे छुपा दो, और जो करना चाहते हो उसे दिखा दो। और बुक में इसके लिए एक और टेक्निक बताई गई है, टाइम, प्लेस, ड्यूरेशन। दोस्तों, जब आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हो कि किस टाइम पे आप कौन सा एक्शन कितनी देर के लिए करोगे, तो दोस्तों आपके चांसेस बढ़ जाते हैं उस हैबिट के लिए एक्शन लेने के लिए। तभी वीडियो में वो बोलता है कि 2 दिन बाद इस जगह पर इसी टाइम पे हम निकलेंगे। और दोस्त, क्यू को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक टेक्निक और आती है, हैबिट स्टैकिंग। आप जो करना चाहते हो, जैसे बुक रीडिंग करना, आप उस हैबिट को उस आदत के बाद करो जो आपको ऑलरेडी है। आपको चाय पीने की आदत है, तो चाय पीने के बाद बुक पढ़ो। ठीक जैसे वीडियो में वो बोलता है कि मैं मैप पढ़ूंगा नाश्ता करने के बाद। दोस्तों, आप तब तक अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ सकते जब तक आपको पता ही नहीं है कि आप आदत के जाल में फंस चुके हो। तो उसके लिए सबसे अच्छी टेक्निक है हैबिट स्कोर कार्ड। आप सुबह से लेकर रात तक जो भी काम करते हो उसे एक पेपर पे लिख लीजिए, और रात को जब सारे काम लिख लो जो आपको अच्छी डायरेक्शन में लेके जा रही है, उसके आगे प्लस, जो बुरी
उसके आगे माइनस, जो अच्छी और बुरी कहीं नहीं लेके जा रही उसके आगे इज इक्वल टू लगा दो, और उसके बाद जिन हैबिट्स के आगे नेगेटिव लगा है उन पर ध्यान देने की जरूरत है। तो पहले अवेयर हो जाओ, क्योंकि चेंज का पहला स्टेप ही अवेयरनेस होता है। फिर दूसरा टापू यानी कि दूसरा स्टेप आता है क्रेविंग। तो दोस्त, बुक रीडिंग को अट्रैक्टिव बनाना है, पहले स्टार्टिंग में नॉवेल्स पढ़ लो, फिक्शनल बुक्स पढ़ लो, ठीक वैसे ही जैसे स्टोरी में जलपरी को देखे कैप्टन और पायरेट्स उसी ओर अट्रैक्ट हो गए थे। हमें भी अपनी आदत को वैसे ही अट्रैक्टिव बनाना है कि हम खुद उसके पास खींचे चले जाएं, और शुरू में बस 2 मिनट के लिए किताब पढ़ो, ताकि अगले दिन दोबारा भी बुक पढ़ो। क्योंकि शुरू में होता है ना, पहले दिन ही सारी मेहनत लगा देते हैं, सारी एनर्जी उड़ा देते हैं, और अगले दिन कहते हैं नहीं यार बोरिंग काम है या मैं थक चुका हूँ। तो सिर्फ 2 मिनट पढ़ो और धीरे धीरे अपनी आदत को बढ़ाओ, ताकि वो एक्शन हैबिट बने, और हैबिट बनने के बाद आपकी आइडेंटिटी बन जाए। दोस्त, जैसे हैबिट के 4 स्टेप हैं, वैसे ही चेंज यानी बदलाव उसके 3 स्टेप हैं। जो भी व्यक्ति खुद को बदलना चाहता है वो पहला और दूसरा स्टेप ही लेता है, और तीसरे स्टेप की कमी के कारण ही वो उस आदत को नहीं छोड़ पाता है और दोबारा से उसी रास्ते पे आ जाता है। तो ये 3 स्टेप हैं, आउटकम, रिस्पॉन्स और आइडेंटिटी। आउटकम वो है जो आपको रिजल्ट चाहिए, और प्रोसेस वो चीज है जो आप उस आउटकम को अचीव करने के लिए करते हो, लेकिन कुछ दिन बाद आप उसको छोड़ दे, तो आप उससे कंटिन्यू नहीं करवा दे। वो इसलिए क्योंकि तीसरा स्टेप जो है आइडेंटिटी, उसकी कमी रह जाती है। आपको स्टार्टिंग में आइडेंटिटी अपनी चेंज करनी है। आपको एक एथलीट बनना है, ना कि वजन कम करना है। आपको बुक नहीं पढ़नी है, आपको रीडर बनना है। तो आप अपने थॉट्स को, अपने बिलीफ को चेंज करो, खुद को एक रीडर की तरह मानो कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मुझे पढ़ने में मजा आता है। और स्टोरी में भी दिखाया गया है कि जब कैप्टन बोलता है तुम अंदर से खुद को मछुआरा मानो, तभी तुम में जोश आएगा। क्योंकि पहला स्टेप आता है अंदर से अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना, खुद में यकीन रखना, खुद को विश्वास दिलाना कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो तीसरा टापू और तीसरा स्टेप है रिस्पॉन्स। जो काम जितना मुश्किल होगा हमारा दिमाग उसे उतना ही अवॉइड करेगा। जैसे स्टोरी में कैप्टन को पहले क्रैकन मारने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, बट उसके बाद जब उसे वो स्वॉर्ड मिली थी तो उसका काम आसान हो गया था। वैसे रियल लाइफ में आपको क्रैकन के मुंह में नहीं कूदना है, और ना ही आपको स्वॉर्ड मिलेगी। वो स्टोरी है एक फिक्शनल, और नॉन फिक्शनल बुक को फिक्शनल बनाने में, उसे पूरी थीम रख के एक वीडियो बनाने में बहुत दिमाग लगा था, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैंने पहले वीडियो की स्क्रिप्ट लिखी थी और उसके बाद 6 दिन के बाद मेरी वो स्क्रिप्ट पहले वाली तैयार हुई थी, बट फिर मेरे को आइडिया था कि इसको एक मूवी की तरह दिखाता हूँ इंटरेस्टिंग बना के। तो दोस्तों बहुत मेहनत लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा हो कि नॉन फिक्शनल बुक को फिक्शनल वर्ल्ड के थ्रू एक अच्छी स्टोरी बना के समझाना, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको कुछ बुरा भी लगा है, कुछ पसंद नहीं आया है, तो प्लीज़ फीडबैक आप दे सकते हो कमेंट सेक्शन के थ्रू। थैंक यू और सॉरी आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। और दोस्त, काम को आसान बनाने के लिए बुक में टेक्निक बताई थी, मोटिवेशन वर्सेस एनवायरनमेंट, जो कि हम स्टोरी में बता चुके हैं कि भाई मछलियाँ पकड़नी है तो या तो जहाँ पे मछलियाँ हैं ऐसे एनवायरनमेंट में जाओ, या फिर उस एनवायरनमेंट को खुद ही बनाओ दाना डालकर। क्योंकि एनवायरनमेंट एक इनविजिबल हैंड की तरह हमारे साथ होता है। अगर हम अच्छे एनवायरनमेंट में हैं तो वो हाथ हमारी ग्रोथ के लिए आगे बढ़ेगा, हमारी मदद करेगा। लेकिन अगर हम गंदे एनवायरनमेंट में हैं तो वही हाथ हमें आगे बढ़ने से रोकेगा। तो अपनी आदतें चेंज करने के लिए पहले अपना एनवायरनमेंट चेंज करो। और आपने ये कहावत तो सुनी होगी, आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हो जिसके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। अगर रीडर बनना है तो लाइब्रेरी जाओ और रीडर लोगों के साथ फ्रेंडशिप करो। और जब आपको थोड़े दिन हो जाएंगे तो एक सवाल मन में आएगा, इस एक्शन को हैबिट बनने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन दोस्त, उसका जवाब भी मैंने स्टोरी में दिया है कि एक्शन को हैबिट में बदलने के लिए टाइम नहीं, रेपिटेशन मैटर करती है। कई लोग एक दिन में ही 1000 बार किसी चीज़ को रिपीट कर सकते हैं, और वहीं कुछ लोग 1 महीने में करते हैं। तो टाइम नहीं, रेपिटेशन मैटर करती है अकॉर्डिंग टू बुक। दोस्तों, बुक में एक ग्राफ आता है वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, यानी एक्शंस लेने के बाद आपको लगता है कि आपका रिजल्ट एक स्ट्रेट लाइन में शो होगा, बट रियलिटी में वो एक कर्व में शो होता है। जहाँ स्टार्टिंग में आपको कुछ रिजल्ट शो नहीं होगा तो आप उम्मीद छोड़ दोगे, और यहाँ पे जो बीच में ये जगह है ये है वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। और यहाँ पर पहुंचकर ही कई लोग अपनी आदत को छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आदत को आगे बढ़ा के कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों, स्टोरी में भी इसको क्रैकन दिखाया था कि अगर आप इस वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट को क्रॉस करते हो तो आप उसके बाद मुड़कर नहीं आओगे। मुड़कर आने का मतलब था कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे, आप वापिस नहीं आओगे।
ये मतलब था उस स्टोरी में। लेकिन उसे एक मॉन्स्टर की तरह इसलिए दिखाया गया था क्योंकि कई लोग वहाँ पे हार जाते हैं, अपना दम तोड़ देते हैं और वापस आ जाते हैं लौट के। लेकिन दोस्तों विनर और लूजर में यही फर्क है कि लूजर गिव अप कर देते हैं और विनर जीतने तक गिव अप नहीं करते। और दोस्तों यही वो क्रैकन है जिसको क्रॉस करने के बाद आपको खजाना मिलता है। दोस्तों डरना नहीं है, ये क्रैकन किसी की भी लाइफ में कभी भी और कहीं भी आ सकता है। तो बस इससे लड़ने के लिए अपना तोप तैयार रखना और अपनी तलवारें भी। और हैबिट फॉर्मेशन का आखिरी स्टेप आता है रिवॉर्ड। दोस्तों इस रिवॉर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी एक्शन को दोबारा रिपीट करोगे, क्या वो हैबिट बनेगा या नहीं, क्योंकि ये उतना ही ज़रूरी है जितना वीडियो में खजाना ज़रूरी था। अगर वीडियो में खजाना नहीं होता तो हमारा कैप्टन क्यों जाता पागलों की तरह इधर उधर भटकता। और दोस्त जब अनएक्सपेक्टेड खजाना जलपरी की तरफ से ऑफर हुआ था तो कैसे पूरे क्रू की स्पीड दुगनी हो गई थी, कैसे सारे जोश में आ गए थे। ठीक वैसे ही है, जितना ज़्यादा रिपोर्ट सेटिस्फाइंग होगा उतने ही आपको मज़े आएंगे उस एक्शन को करने में। तो आइए इस बुक की समरी करते हैं। हैबिट फॉर्मेशन के 4 स्टेप्स। ये पहला स्टेप है क्यू, दूसरा क्रेविंग, तीसरा स्टेप रिस्पॉन्स और लास्ट स्टेप रिवॉर्ड। फिर इसके 4 लो आते हैं हर एक स्टेप के लिए। क्यू के लिए आता है विजिबल और ऑब्वियस, यानी कि हैबिट बनानी है तो अपने क्यू को विजिबल करो, वो दिख जाए और उसे देख के हैबिट की याद आए। दूसरा क्रेविंग, अगर आपने हैबिट बनानी है तो उसे अट्रैक्टिव बनाओ और अगर आदत छोड़नी है तो उसे अनअट्रैक्टिव बनाओ। तीसरा स्टेप है रिस्पॉन्स, इसे इजी बनाओ, तलवार देके क्रैकन को मार दो। या फिर आदत छोड़नी है तो उसे एक छोटे से नेल कटर के साथ क्रैकन को मारने के लिए बोलो, क्योंकि वो बहुत हार्ड हो जाएगा। और लास्ट स्टेप है रिवॉर्ड, एक खजाना दो या दो अगर हैबिट बनानी है और आदत छोड़नी है कोई रिवॉर्ड मत दो, उसे 2 चपेट मार दो। दोस्त इस बुक में मेरा फेवरेट पार्ट था गोल्स वर्सेस सिस्टम। सर हमें बताया जाता है कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए हमें गोल्स बनाने जरूरी हैं, पर ये बात उतनी भी सच नहीं है, क्योंकि गोल विनर और लूजर दोनों बनाते हैं। लेकिन विनर के पास उस गोल को अचीव करने के लिए एक सिस्टम तैयार होता है और सिस्टम ही वो चीज है जो विनर और लूजर को अलग करती है। सिस्टम वो तरीका होता है जिसके साथ वो उस गोल को अचीव करेगा। और इन 4 लो से आप कोई भी सिस्टम अपने लिए बना सकते हो। और गोल बनाने में दूसरी दिक्कत आती है कि गोल से सिर्फ कुछ पल का ही चेंज आएगा आपकी जिंदगी में। तीसरी दिक्कत आती है कि गोल अचीव हुआ तो आप खुश हो जाते हो, नहीं हुआ तो आप दुखी हो जाते हो। दोस्तों बुरा दिन कभी भी किसी के पास भी आ सकता है, तो उससे डील करने के लिए आप इन टेक्निक्स को यूज कर सकते हो। दोस्त अच्छी आदतों में पॉजिटिव साइड देखनी है। आपको ये नहीं देखना है कि आप थक रहे हो एक्सरसाइज करके, आपको ये देखना है कि आप स्ट्रेंथ गेन कर रहे हो। और सेविंग्स करना अपनी ख्वाहिशों का गला घोटना नहीं है, अपने फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी रखना है। तो आपको गुड हैबिट्स में गुड साइड देखनी है और बैड हैबिट में बैड साइड, क्योंकि शुरू में शराब भी मीठी लगती है लेकिन आगे चल के वो बहुत दिक्कत देती है। और ठीक वहीं अगर आप हेल्दी डाइट लोगे तो स्टार्टिंग में आपको वो बेशक उतनी टेस्टी ना लगे, बट आगे चल के आपको उसके बेनिफिट दिखेंगे। अपनी ग्रोथ को विजिबल करो, अपनी ग्रोथ को किसी कैलेंडर पे एक्स बनाकर या अपनी टू डू लिस्ट पर टिक करके अपनी ग्रोथ को विजिबल करो। और दोस्त ये बुक हर किसी की बुक शेल्फ पे जगह डिजर्व करती है, क्योंकि ये बुक 53 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी है। 8 मिलियन से ज़्यादा इसकी वर्ल्ड वाइड कॉपी सोल्ड हो चुकी है और न्यूयॉर्क टाइम्स की 80 हफ्ते तक लगातार 13 कंट्रीज़ की और 2018 में अमेज़ॉन की बेस्ट सेलर रह चुकी है। और इस समरी में बस 35 या 45% ही टिप्स और ट्रिक्स थी। वैसे बोलना ठीक नहीं है, अगर इस पूरी बुक को एक वर्ड में डिफाइन करूं तो वो है कंसिस्टेंसी। तो कभी भी कंसिस्टेंसी मत छोड़ना, बेशक थोड़ा ही काम करो पर लगातार करो। आप कैलेंडर पे एक चैन बना सकते हो, हर दिन एक्स बनाकर। अगर मान लो किसी दिन आप 50 पुशअप नहीं कर पाए तो बजाय 0 पुशअप के आप उस दिन 10 पुशअप करो, पर वो चेन कभी ना टूटने दो। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और पैसों को जंक फूड में उड़ाने से बचाइए और इस ज्ञान से भरी किताब के भोजन को खाइए जैसे एक किताबी कीड़ा खाता है। तो वीडियो का स्टाइल अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे बताइए कि मैं कैसे इस चैनल को रोज़ 1% इम्प्रूव कर सकता हूँ। और एक बात और, हमारी मिलती है वाइब, जी हाँ हमारी मिलती है वाइब, तो जल्दी कर दो चैनल सब्सक्राइब।